आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो उनके बचपन की बात कही गई है। समय चल रहा था आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन, उस समय चालू था। आर्य समाज के बारे में आप जानते होंगे। तो उनका आंदोलन चालू था जिसमें समाज को सुधारने के लिए वो लोग काम अक्सर करते ही रहते हैं। तो इनके पिता जो थे वो भी आर्य समाज के प्रधान थे। आर्य समाज जो रानी मंडी नामक जगह है वहाँ का जो आर्य समाज था उसके प्रधान थे। और इनकी माँ जो थी वो स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने एक आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। उनकी माँ ने महिलाओं को पढ़ाने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला बनाई थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। अब इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि भी इनकी जो नौकरी थी इनके पिताजी की वो बहुत ही अच्छी, मतलब सरकारी पद पर थे ये। और जब बर्मा रोड, भारत से बर्मा जाने वाला जब रोड बन रहा था तो उस समय इन्होंने बहुत पैसा कमाया था उसमें भी। ठीक है, सरकारी बाबू थे तो पैसा तो अच्छा कमाया था। लेकिन जब गांधी जी ने आह्वान किया, किस चीज़ का आह्वान किया? गांधी जी ने आह्वान किया कि भाई अब सब लोग देश की आज़ादी के लिए एकजुट हो जाओ। हमने पढ़ा था सोशल साइंस के हमारे चैप्टर्स जो पढ़े हमने पहले 7 चैप्टर, उसमें हमने देखा कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और बॉयकॉट किया गया कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का। तो ऐसे में लोगों ने, पता है ना, बॉयकॉट करते वक्त अपनी स्कूल भी छोड़ दिए थे, सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, मतलब वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, मतलब जो भी सरकारी पद पे काम करे सबने छोड़ दिया। वैसे इन्होंने भी, इनके पिताजी ने भी सब कुछ छोड़ दिया था। और इनकी जो परिस्थिति थी अब धीरे धीरे, अब सोचो कि नौकरी के बिना परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ेगी ना, भले आपके पास कितना भी धन पड़ा हो। तो वैसे इनकी परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और काफ़ी मुश्किल होने लगी अब जीवन गुजर बसर करने में। लेकिन इनके घर पे फिर भी पत्र पत्रिकाओं की कमी नहीं थी, यानी कि पढ़ने लिखने का बहुत शौक था इनके पिताजी को भी। तो जो जो पत्रिकाओं के यहाँ पर नाम दिए गए, हमने अभी रीड किया मैंने, ये सारी पत्रिकाएं इनके घर पे आती थी। बच्चों के लिए खासकर 2 आती थी, बाल सखा और चमचम। ठीक है, किताब के नाम याद रखने, बाल सखा और चमचम इनके लिए आती थी। इसके अंदर राजकुमारियों की कहानियां, परियों की, दानवों की, यानी कि तरह जैसे बच्चों को अच्छी लगती हैं ऐसी सब कहानियां इसके अंदर देखने को मिलती थी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रख कर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। अब इनको पढ़ने की ऐसी लत लग गई थी, देखा ना, जैसे अब आप लोगों को मोबाइल की लत लगी हुई है। मोबाइल हाथ में ही होता है ना, खाना खाते वक्त भी, सुबह कुछ भी कर रहे हो मोबाइल हाथ में ही होता है ना। तो वैसे इनको पढ़ने की लत लग गई। अब ये खाना खा रहे हैं तो भी पास में एक पत्रिका, यानी कि एक पुस्तक, मैगजीन पड़ी हुई है। और पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र जो थी, ये 2 पुस्तकें भी इनको पढ़ने का काफ़ी शौक था और उसकी कोशिश भी करते थे। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। अब इन्होंने कुछ उपनिषद, यानी कि हमारे जो वेद पुराण वगैरह है, उस तरह की धार्मिक किताबें भी इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। उनमें से एक थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। अब इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें, भाई अब छोटा बच्चा कैसे समझेगा, बहुत ही उच्च कोटि की, यानी कि हाई लेवल पे लिखी गई है, वो कैसे समझ में आएगी। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता, भले मुझे समझ ज़्यादा नहीं आता था लेकिन पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई। उनके चित्रों से सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। अब उनकी जो प्रिय पुस्तक जो थी वो थी स्वामी दयानंद की जीवनी, यानी कि उनके जीवन के बारे में जो लिखा गया था, उनकी बायोग्राफी बोल सकते हो, ऑटोबायोग्राफी, वो उनकी फेवरेट पुस्तक थी। उसके अंदर बहुत सारे चित्र भी थे और उस समय के पाखंड,
देखो हमारे समाज के अंदर जो रीति रिवाज, जो हम लोग मतलब कुछ ऐसी भी कुरीतियों को भी फॉलो करते हैं ना, जैसे पहले सती प्रथा होता था, दूध पीती होता था, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे होते थे। तो ऐसे चीज़ों के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही साहस दिखाकर लिखा था, बोला था। स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद हो गए, इन लोगों ने काफ़ी किया था ऐसा। इतनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता था। अब उन्होंने जब ये पुस्तकें पढ़ी तो इनके अंदर क्या लिखा गया था कि चूहा जो है, चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। ठीक है, अब प्रतिमाओं के सामने पड़ा जो प्रसाद है उसको चूहा खा रहा है, तो ऐसा मान लेना कि प्रतिमाएं तो भगवान है नहीं, उसको तो चूहा खा रहा है, उस भगवान हमने तो भगवान को चढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा घर छोड़कर चले जाना, इसके अलावा जंगलों, गुफाओं, तीर्थों में जाकर तपस्याएं करना। तो ऐसी चीज़ें जो थी समाज के अंदर, कुछ ऐसी भी थी जो कि समाज के विरुद्ध में थी, तो इन्होंने उसका भी विरोध किया। भगवान की तलाश में इधर उधर भटकना, ये सब चीज़ें, सत्य क्या है, व्हाट इज़ ट्रुथ, ऐसी चीज़ों की खोज करना, तो ये सब चीज़ें जो थी इनको पढ़कर बड़ा मज़ा आता था। खासकर इन्होंने जब पढ़ा अपने हत्यारे को क्षमा कर देना। क्या कोई तुमको मारे, आज आप इमेजिन करके देखो, कोई आदमी तुमको थोड़ा सा कुछ बोल दे और बाद में बोला जाए बेटा सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। उनको सॉरी बोल देता है, स्कूल में कई बार होता है ना, उनको सॉरी भी बोल देता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन से उसकी वो नहीं जाती। जब तक उसको टांग अड़ा के गिरा ना दे तब तक मन में मतलब उसके प्रति कोई हमारा वो नहीं होता है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। यानी कि इनकी माँ जो थी वो पढ़ाई पर जोर देती थी। अक्सर माएँ ज़्यादा जोर देती हैं पढ़ाई पे, ठीक है ना, मम्मियाँ बोलती हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, लेकिन इनके पिता बोलते थे, इनकी माँ को डर था कि ये दूसरी पुस्तकें तो पढ़ता रहता है, पढ़ता तो था वो, ठीक है, लेकिन कौन सी पुस्तकें, कहानियों की, ये वो। माँ डरती थी कहीं लुढ़क ना जाए, फेल ना हो जाए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन पिताजी बोलते थे। और उनको ये भी डर था माँ को कि कहीं साधु बनकर भाग गया तो ये सारा दिन ये किताबें भी कौन सी पढ़ता है, साधुओं वाली ऐसी किताबें पढ़ता है जो बड़ी ही मतलब धार्मिक किस्म की होती हैं, आध्यात्मिक, ठीक है। अब इस उम्र में ये किताबें पढ़ रहा है, मतलब बच्चा कहीं साधु ना बन जाए, तो ये भी उनको डर था। लेकिन पिता कहते थे कि ये सब काम आएगा, चिंता मत करो, ये किताबें जो पढ़ रहा है ये भी काम आएंगी। और घर पे इनकी पढ़ाई शुरू हुई थी और दूसरी कक्षा तक ये घर पे पढ़े। उसके बाद इनका स्कूल में नाम लिखाया गया। कारण ये था कि पिता बहुत चिंतित थे कि मेरा बच्चा कहीं बुरी संगत का शिकार ना हो जाए। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। अब जब ये 3rd में इनका एडमिशन हुआ तो पिताजी एक दिन शाम के समय, स्कूल जाना था उससे पहले कुछ दिन, उंगली पकड़ के इनको ले गए बाज़ार में। नाम भी बताएगा, दुकान किसकी थी, लोकनाथ भाई की दुकान से इनको अनार का जूस पिलाया जो कि मिट्टी के कुल्हड़ में दिया गया। कुल्हड़ जानते हो ना, मिट्टी का कुल्हड़ क्या होता है, उसमें दिया गया। वो इन्होंने उसमें शरबत पिया। उसके बाद पिता ने इनके सर पे हाथ रखकर पूछा, इनसे वादा मांगा कि बेटा वादा करो कि तुम जितनी लगन से बाकी पुस्तकें पढ़ते हो उतनी ही लगन से तुम पाठ्यक्रम यानी कि अपने करिकुलम की स्कूल की किताबें भी पढ़ोगे और अपनी माँ की चिंता मिटाओगे। माँ को तो डर था ना कि लुढ़क जाएगा। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं।
अब ये वो कह रहे कि पता नहीं माँ का आशीर्वाद था, पिता का आशीर्वाद था कि मैं पढ़ाई में अच्छा होने लगा, या फिर मेरी मेहनत थी। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ में तो इनका नंबर ठीक ठाक आया, मतलब चौथा पाँचवा दर्जा रहा। लेकिन उसके बाद जो 5वीं कक्षा में जब आए तब ये फर्स्ट आए क्लास में, और जब माँ को ये पता लगा तो माँ ने इनको आंसुओं से उनकी आंखें भर आई और उन्होंने गले से लगा लिया। पिताजी दूर खड़े रहे लेकिन कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको भी खुशी तो हुई होगी। अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। अब इंग्लिश में इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे भाई। तुम सोचो, आज भी इंग्लिश हमारे लिए टेढ़ी खीर है, वैसे देखा जाए तो आज भी हमारा हाथ तंग रहता है ना इंग्लिश में। लेकिन उस समय तो इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ों का रूल था और इंग्लिश काफ़ी मुश्किल होती थी हमारे लिए उस समय। तो ऐसे में अंग्रेज़ी में अच्छे नंबर आने का मतलब क्या था कि भी बहुत अच्छा है बच्चा पढ़ाई में, और स्कूल वालों ने खुश होकर इनको 2 अंग्रेज़ी की किताबें इनाम में दी। और एक किताब जो थी उसमें कुछ छोटे बच्चों के बारे में बताया गया था जो कि पक्षियों के घोंसलों के बारे में खोज करते हैं जंगलों में जाके, और उनकी आदतें सीखते हैं कि पक्षी कैसे बातचीत करते हैं, ऑब्जर्व करके सीखा जा सकता है। तो वो उनकी जानकारी मतलब उनके बारे में काफ़ी इकट्ठी की उन दोनों बच्चों ने। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क। दूसरी किताब का नाम था ट्रस्टी द रग। इसमें पानी की कथाएं यानी कि वाटर ओशंस की बात की जाए तो नाविकों से जुड़ी हुई कहानियाँ, कथाएं थी। समुद्री प्राणियों के बारे में जानकारियाँ थी, कहाँ रहती हैं वेल्स, शार्क्स, ये क्या क्या कैसे रहती हैं, तो ये सब चीज़ें बताई गई थी इसमें। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। अब ये 2 किताबें जो उनको मिली थी, इन दोनों किताबों ने उनके लिए एक नई दुनिया के द्वार खोले। यानी कि एक में तो बताया गया था पक्षियों के बारे में, यानी कि आकाश से भरे रहस्य, उड़ना सबको एक हमारे लिए एक वो है ना, आज भी रहस्य बनाओ कैसे उड़ता है बंदा यार। ऑल्दो हमने आज तो सॉल्व कर लिया है कि ग्रेविटी, हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन तो नीचे खींचती है, लेकिन फिर हम कैसे उड़ पाते हैं। पहले एक समय था जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन की खोज की थी, तब कहा जाता है कि पहला प्लेन सिर्फ 300 मीटर तक उड़ पाया था। तो बड़ा अजीब लगता है। तो लेकिन उस समय बड़ी इच्छा होती थी जानने की कि उड़ना। और आज भी मैं कहूँगा स्पेस की बात करें तो कितनी मन में रोमांचकता उत्पन्न हो जाती है कि स्पेस के बारे में जानने में, ठीक है। और दूसरी थी समुद्र से भरी किताब की भी, समुद्र जिसके जीवन के बारे में, तो वो भी बड़ी इनके लिए रोचक थी। और फिर इनकी जो किताबें थी, पिताजी ने एक दिन अपनी अलमारी में थोड़ी सी जगह बनाई और कहा कि यहाँ पर अपनी दोनों किताबें रख दो। और उस दिन पिताजी ने कहा कि आज से ये तुम्हारी पर्सनल लाइब्रेरी है। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अब इन्होंने किताबें पढ़ी तो ठीक है, पढ़ना तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इकट्ठी करने का भी इनको बड़ा शौक़ था। उसके पीछे भी इन्होंने बचपन का एक किस्सा बताया है जिस कारण से इनको किताबें इकट्ठी करने का भी बड़ा शौक़ जागा। कौन सा किस्सा देखते हैं हम। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। अब इलाहाबाद जो है भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक है, यानी कि इलाहाबाद जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस माना जाता है यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन पर्पज़ से। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई है जिसका नाम था मेरे ख्याल से मदन मोहन मालवीय लाइब्रेरी। और जब ये अपने इनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन, और जब ये स्कूल से छूटते थे तो उस लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते थे।
पढ़ने के लिए, यानी कि इतनी सनक होती थी इनको पढ़ने की। जैसे हम भी स्कूल से छूटते, देखो कभी कभी खेलने का बड़ा शौक होता है, बड़ा इच्छा होती है। आजकल के बच्चों को तो खैर खेल कूद का नहीं है, मोबाइल की सनक ज़्यादा है, बाकी खेल कूद नहीं है। लेकिन मैंने भी देखा कि हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग जब स्कूल से आते थे, रास्ते में देख लेना हमारे मित्र खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे होते थे या कोई भी गेम खेल रहे होते थे ना, हम घर जाएंगे बस फटाफट बैग फेंकेंगे, खाना खाया तो खाया, नहीं तो सीधा भाग के ग्राउंड में। इतनी मतलब वो होती थी, सनक होती थी अंदर की, खेलना है जाके, खाना भी छोड़ देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो थे ये सीधा स्कूल से आकर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने बैठ जाते थे। तो इस पाठ के द्वारा धर्मवीर भारती जी जो हैं उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार से पुस्तकें जो हैं हमारे लिए कितनी आवश्यक भी हैं, कितनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक है हमारे लिए, और पुस्तकों को अगर साथी बना ले तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पुस्तक जो है वो बिना बिजली के भी चल सकती है, बिना किसी साधन के वो आपके काम आ सकती है, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हो। मोबाइल एक पर्टिकुलर, मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा तो चलेगा नहीं, चार्जिंग नहीं होगा तो नहीं चलेगा, चार्जिंग है और ख़त्म हो गई तो फिर ख़त्म हो गया काम। लेकिन हमारी पुस्तक जो है वो 24 घंटे हमारे पास है, उसको आप दिया जला के भी पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी।